नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये केवल 20 क्वेश्चंस नहीं हैं, ये एक रास्ता है। जी हाँ, इस रास्ते पे चल करके आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर 2025 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं पहले प्रश्न की। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई भी नहीं। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कांस्य पदक। जी हाँ, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि BWF वर्ल्ड टूर कहाँ पे खेला गया, फाइनल कहाँ पे खेला गया, कहाँ पे खेल हुआ, ठीक है, और किसने स्वर्ण पदक जीता। ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, किसने इनको हराया। ठीक है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, बस धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कांस्य पदक जीता, क्योंकि वह सेमीफाइनल में चीन की जोड़ी से हार गए थे। वैसे हारने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ये पदक भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारतीय शटलर ने पदक जीता है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में भारतीय शटलर ने कितनी बार पदक जीता है, तो 2 बार पदक जीत चुके हैं। ठीक है, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी 20 दिसंबर को सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग से हारने के बाद BWF विश्व टूर फाइनल से बाहर हो गई। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि नई कर व्यवस्था 2025-26 के तहत कितनी आय कर मुक्त है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 4 लाख। ठीक है, कैसे है, क्या है कंडीशन, वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, फाइनेंशियल वर्ष 2025-26 AY 2026-27 की अगर बात करें के लिए नई टैक्स व्यवस्था, इनकम टैक्स स्लैब दरें, सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत एक नया स्लैब सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 12 लाख तक की आय पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है। अब आप कहेंगे आपने 4 लाख कहा, फिर यहाँ 12 लाख, माजरा क्या है, आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, नई कर व्यवस्था के तहत मूल आय छूट दर को 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 4 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन धारा 87A के तहत छूट की जो ऊपरी सीमा है वो 7 लाख रुपए से बढ़ा करके 12 लाख कर दी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो भी आपको की पॉइंट बताए जा रहे हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे RRB ग्रुप डी हो, चाहे SSC की GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रामबाण की तरह होते हैं, इसलिए इन पे विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि G20 2025 की अध्यक्षता किसने की, किसने मेजबानी की? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत या कनाडा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपने बिल्कुल सही गेस किया है, दक्षिण अफ्रीका। G20 2025 की मेजबानी किसने की? दक्षिण अफ्रीका ने की। ठीक है, G20 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की, जो कि 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक इसका अध्यक्ष था। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में नवंबर 2025 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता, समानता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने परंपरा के अनुरूप लकड़ी के गैबल से मेज पर प्रहार कर जोहान्सबर्ग में आयोजित इस बैठक की समाप्ति की घोषणा की। आमतौर पर यह गैबल अगले साल की अध्यक्षता संभालने वाले राष्ट्र को सौंपा जाता है, लेकिन हाल में कोई अमेरिकी नेता मौजूद नहीं था जिसे यह सौंपा जा सके। मतलब अगले साल की अध्यक्षता अमेरिका को मिलने वाली थी, क्योंकि अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया, कोई आया नहीं, इसलिए उनको गैबल नहीं दिया गया। ठीक है, तो खाली कुर्सी को उन्होंने गैबल प्रदान किया। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत है अपना पहला मैच किसके साथ खेलेगा?
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी और बनता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 कब से शुरू होगा। जी हाँ, 7 फरवरी से। आपको डेट ध्यान रखनी है, 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होगा। ठीक है, पहला मैच ये भारत किसके साथ खेलेगा? दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, यूएई या श्रीलंका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यूएसए के साथ। कहाँ होगा आइए ये भी आपको हम बता देते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए टी20 वर्ल्ड कप की जो कप्तानी है वो सूर्य कुमार यादव करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 वर्ल्ड कप से पहले 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए जो टीम बनी है ना टी20 वर्ल्ड कप के लिए, ये टीम जो है 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। उसके बाद फिर टी20 वर्ल्ड कप इनको खेलना है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच से होगी। इसी दिन भारत वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से अपना पहला मैच खेलेगा। फाइनल है 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। अभी फाइनल का स्थान डिसाइड नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 25 अप्रैल, 5 मई, 25 मई या 5 जून? जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। निश्चित तौर पर आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। अब अगर इसके थीम की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। आइए इसकी थीम के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 2025 हर साल की तरह 25 अप्रैल 2025 को मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना था। इस वर्ष का जो विषय था, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो यहाँ से, या विंटर गेम्स हो, क्वेश्चन निश्चित तौर बनता है मेरे भाई, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण था आइए आपको ये भी हम बताते हैं, और किसने इसकी शुरुआत की वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की घोषणा की। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 ये दूसरा संस्करण था, जो कि नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसे स्थानों पर पैरा एथलीटों ने पैरा तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शूटिंग जैसे खेलों में भाग लिया था। इस आयोजन में 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का जो शुभंकर था वो था उज्ज्वला, मतलब घरेलू गौरैया से प्रेरित था ये। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, असम, पंजाब, गुजरात? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? दिल्ली में कहाँ हुआ वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की थीम थी विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो थीम बताई जाती है इसे भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी VBG रामजी में कितने दिन रोजगार मिलेगा? 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन या 150 दिन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 125 दिन, 125 दिन। पहले 100 दिन था, 25 दिन बढ़ाया गया है, तो इस तरह से अब जो है VBG रामजी में 125 दिन जो है ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा करके 125 दिन हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे जो है कि जो पहले जो खर्चा था ये जो है ये मनरेगा का ये कौन उठाता था? केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। अगला प्रश्न है कि IPL 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कुणाल पांड्या।
कुणाल पांड्या जो है आईपीएल 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए वो सारी चीजें आपको बता देते हैं आपको हम। देखिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हरा करके अपना पहला खिताब जीतने के बाद कुणाल पांड्या को आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई कि आईपीएल 2025 किसने जीता है, आपको बता दिया मैंने जो है। ठीक है, मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दिल्ली का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं जारी करते हैं। कौन जारी करता है आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं, और कब से ये जारी होना शुरू हुआ, कौन कौन से सूचकांक हैं उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। देखिए, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब जिसको AQI बोलते हैं, मुख्य रूप से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है। यह सूचकांक PM 2.5 और PM 10 के अंतर्गत CO है, SO2 है, NO2 है, O3 है, NH3 है और PB जैसे 8 प्रमुख प्रदूषकों को मापता है और स्वास्थ्य जोखिमों के आधार पर 6 स्तरों में वर्गीकृत करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2014 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बना? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इथियोपिया। ठीक है, आंसर बताने से पहले आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब हुई, किसने की, ठीक है, इसमें कितने बिग कैट आते हैं, वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। बस धैर्य के साथ मेरे भाई मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और लिखते रहिए, नोट करते रहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नेपाल। ठीक है, आइए आपको डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में बता देते हैं। देखिए, वर्ष 2025 में नेपाल ने 24 अगस्त को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मतलब IBCA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता ग्रहण की, जिससे भारत के नेतृत्व वाली इस वैश्विक पहल को मजबूती मिली, जो बाघ, शेर, तेंदुआ सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। IBCA की शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर किया गया था। कब हुआ था मेरे भाई? अप्रैल 2023 में। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। यह 90 से अधिक देशों का एक बहुराष्ट्रीय बहु एजेंसी गठबंधन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है। जुलाई 2025 तक अर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, इथियोपिया, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, सोमालिया और सूरीनाम जैसे देश इसके सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कौन सा अभ्यारण्य भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना? संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान या रामगढ़ बिस्धारी। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है माधव राष्ट्रीय उद्यान? आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसे मार्च 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य भी है। अब हम थोड़ा बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ मुख्य आपको बता देते हैं, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है और नया जोड़ा गया है माधव। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मेलघाट है, ताडोबा अंधारी है, पेंच है, सह्याद्री है, नवेगांव है, नवेगांव, नागजीरा, बोर, ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिम कार्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो रणथंभौर है, सरिस्का है,
मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ बिस्दारी है, धौलपुर करौली है, 54वां क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक की अगर बात करें तो बांदीपुर है, भद्रा है, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, ठीक है। असम की अगर बात करें तो मानस है, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरंग है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है राष्ट्रीय उद्यान है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जीमेक्स अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान या यूएसए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, जापान, ठीक है। जिमेक्स अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ये किस सेना के, वायुसेना, नौसेना या थल सेना, किसके बीच में होता है? जी हाँ, ये नौसैनिक अभ्यास है। इसमें जो है भारत का जो आईएनएस सह्याद्री है, जो स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से लैस है, इसने इसमें भाग लिया, ठीक है। ये अक्टूबर 2025 में जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ था और यह दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 कितने फेज में होगी? अब तक आप जनगणना 2011 के बारे में पढ़ते आए हैं ना। जनगणना के बारे में जो क्वेश्चन अब तक आपसे पूछा गया है 2011 के बारे में ही पूछा गया। 2011 के बारे में अभी आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि 2027 में जनगणना होगी, ठीक है। कितने फेज में होगी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 फेज में होगी, ठीक है। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं कि पहले और दूसरे फेज में क्या क्या होगा। पहले फिलहाल बजट की बात कर लेते हैं। देखिए 12 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी, आपको पता ही है, ठीक है। ये जनगणना 2027 में 2 फेज में होगी। पहली बार डिजिटली करवाई जाएगी। फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी और फेज 2 में जो है, जो कि फरवरी 2027 में होगा, उसमें आबादी की गिनती होगी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक के 2024 में वजन ज्यादा होने के कारण कौन सा रेसलर बाहर हुआ था? विनेश फोगाट, सुशील कुमार, साक्षी मलिक या रवि कुमार दहिया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है, विनेश फोगाट, ठीक है। न कांस्य पदक मिला न सिल्वर पदक मिला क्योंकि फाइनल वजन ज्यादा होने की वजह से खेल नहीं पाई जो है, जिससे गोल्ड भी हाथ से चला गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को निर्धारित वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण बाहर कर दिया गया था, जिससे वह महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी और निराश होकर के इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपना संन्यास अभी कुछ ही दिन पहले जो है वापस ले लिया है और अगले ओलंपिक में खेलने की आशा जताई है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? कुमुदनी लखिया, पंकज उदास, लता मंगेशकर या सोनू सूद? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पंकज उदास, गजल गायक पंकज उदास मरणोपरांत, ठीक है। उन्हें यह सम्मान उनके संगीत और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया, जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर की गई थी। इस वर्ष जो है 139 से पद्म पुरस्कार घोषित किए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं, ठीक है। पद्म विभूषण की अगर बात करें तो डी नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी लखिया, एल सुब्रमण्यम, एम टी वासुदेवन नायर मरणोपरांत और सोमू सुजुकी मरणोपरांत और शारदा सिन्हा बिहार से मरणोपरांत लोक गायिका थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्जिम 4 मिशन के तहत किस भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा गया? शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या कोई नहीं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। कई बार टलने के बाद ये मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया। कितनी बार टला, आइए आपको उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देखिए एक्जिम 4 मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिन्होंने 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की और 18 दिनों के सफल मिशन के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे, जहां उन्होंने गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। एक्जिम 4 मिशन को कई बार टाला गया, जिसमें जून 2025 तक 6 बार स्थगित किया गया था, जिसमें तकनीकी खराबी, मतलब जो फाल्कन 9 रॉकेट बूस्टर में लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव कई बार हुआ और मौसम जैसी वजहों से इसमें 6 बार देरी हुई।
अगला प्रश्न है कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च किया गया था? 2010, 2012, 14 या 19? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2014 2014 में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लॉन्च किया गया था। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का पहले नाम क्या था वो भी आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपको ऊपर भी हमने चर्चा किया था, मनरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? VB जीराम जी कर दिया गया है। वैसे ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, इसका नाम जो है ये किसके नाम पे था पहले? ये जो है पहले राजीव गांधी के नाम पे था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण में सुधार करना और कृषि व गैर कृषि फीडरों को अलग करना था। यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY का स्थान लेती है। ठीक है, तो योजनाओं के नाम जो बदले जा रहे हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहले योजना आयोग था, नीति आयोग बना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं की जगह क्या आया? नीति आयोग बना। ठीक है, वैसे जैसे अब मनरेगा का नाम बदल क्या कर दिया गया? VB जीराम जी कर दिया गया। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ये जो योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, DDU-GJY का लक्ष्य 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करना था और इसे समय सीमा से पहले हासिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि लारिश वर्ल्ड स्पोर्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे मिला? केली स्लेटर, राफेल नडाल, सिमोन बाइल्स या दो बार केली स्लेटर आ गया ना? जी नहीं, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। दो बार अगर ऑप्शन एक सेम आंसर अगर दो बार आ जाए, ध्यान रखिए, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर सेम आंसर दो बार आ जाए तो सबसे ऊपर जो आएगा उस पर आपको टिक करना है। केली स्लेटर यहाँ ए पर भी लगा हुआ है, डी पर भी लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। आपको क्या करना है? ए पर टिक करना है आंख बंद करके। केली स्लेटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। आइए आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देते हैं। देखिए, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सिमोन बाइल्स जिम्नास्टिक संबंधित है ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला, और आर्म डुप्लांटिस जो कि पोल वार से संबंधित है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। रियल मैड्रिड को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। राफेल नडाल और केली स्लेटर को भी सम्मान मिला। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को दिया गया। स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको बता ही चुके हैं, केली स्लेटर को दिया गया। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेट को दिया गया। यह पुरस्कार अप्रैल 2025 में मैड्रिड में दिए गए थे, जो लारियस अवार्ड की 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवी पोत के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नॉर्वे या ग्रीनलैंड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नॉर्वे के साथ समझौता किया है। किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, क्या हुआ है, आइए उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च वेसल PRV के निर्माण के लिए नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ समझौता किया है, जिसमें भारत के गार्डनर रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने नॉर्वे की कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारत में ही अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाया जा सके, जो ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान में मदद करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए मेरे भाई, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।